हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी इस वीडियो क्लास का टॉपिक है निवेश गुणक की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जिन बच्चों के पास स्कूल में इकोनॉमिक्स रहा है उन्हें थोड़ा पता होगा इसके बारे में, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो हम स्कूल लेवल पर पढ़ लेते हैं किसी भी विषय का। तो निवेश गुणक या गुणक की अवधारणा भी इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में जब हम स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, किसी विषय को ऑप्ट करते हैं, तो हमें उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है। लेकिन आज हम जो है वो विस्तार से इसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं कि गुणक किसे कहते हैं, गुणक का मतलब क्या है, गुणक का कोई फॉर्मूला है तो वो क्या है, गुणक की अवधारणा किसने दी, सबसे पहले किसने इसको विकसित करने में योगदान दिया, क्या इसके विशेषताएं हैं, क्या इसके नुकसान हैं या इसकी आलोचनाएं हैं, इत्यादि इत्यादि टॉपिक्स पर अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके समक्ष स्लाइड खुली है, वो गुणक के प्रारंभिक परिचय के बारे में हमें बताती है कि गुणक की अवधारणा का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट का जो परिचय है वो 1930 के दशक में F.A. काहन द्वारा दिया गया। लेकिन जो काहन ने गुणक दिया उसे रोजगार गुणक के नाम से जानते हैं, जबकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है निवेश गुणक। तो अवधारणा गुणक की ही है, लेकिन वहाँ वह रोजगार गुणक कहलाता है, जो कि रोजगार वृद्धि का एक उपाय बताया गया है। और यहाँ जो है केन्स ने इसे निवेश गुणक का नाम दिया है। अल्टीमेटली यह रोजगार वृद्धि में ही सहायक होता है, लेकिन प्रारंभ में क्या करना पड़ता है कि अंत में रोजगार बढ़े, उसके लिए केन्स ने निवेश पर ध्यान दिया है, इसलिए इसे निवेश गुणक का नाम दिया है। तो काहन ने निवेश में वृद्धि और प्रत्यक्षीकरण, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है निवेश में वृद्धि का और रोजगार में वृद्धि का, इसके साथ रोजगार गुणक की व्याख्या की। यद्यपि केन्स ने जो है वो कुल आय में वृद्धि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के साथ साथ निवेश और आय में मूल वृद्धि के संदर्भ में गुणक की अवधारणा का विकास किया। यानी केन्स के अनुसार एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे ही कोई सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर बढ़ाती है, उससे प्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित रहता है रोजगार वर्धन, और आय में मूल वृद्धि के द्वारा रोजगार में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि के द्वारा आय में वृद्धि। इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भी जो निवेश जो है वो अंतिम आय वृद्धि के साथ संबंधित रहता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके रिवीजन के लिए फिर से वही बात कही गई है कि काहन के गुणक को रोजगार गुणक कहते हैं, जबकि केन्स के गुणक को निवेश गुणक कहते हैं। वास्तव में गुणक है क्या? गुणक जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, गुणा से बना है गुणक, यानी कोई किसी चीज का कुछ गुना होगा। गुणक प्रभाव उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू 2 है और उसका 2 गुना कोई आय वृद्धि है, तो 2 गुना 2 करके 4 आय वृद्धि निकल आएगी। आगे हम इसको फॉर्मूले द्वारा भी अभिव्यक्त करेंगे। तो गुणक का सार यही है कि आय, उत्पादन या रोजगार में यदि वृद्धि करना हो या अंतिम वृद्धि की गणना करनी हो, तो वो निवेश में, प्रारंभ में जो निवेश में जो वृद्धि की गई है उसका कुछ गुना होती है। इसे साधारण शब्दों में इस तरीके से समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए किसी देश ने निवेश में वृद्धि की 500 करोड़ रुपए, ठीक है, जनवरी, किसी साल के जनवरी माह में, लेकिन अंतिम वृद्धि दिसंबर उसी साल में 12 महीने का यदि हिसाब निकाला गया तो आय में वृद्धि भी 500 करोड़ रुपए ही हुई। तो अगले साल निवेश के लिए, शुद्ध निवेश के लिए क्या रह जाएगा उस देश के पास? कुछ नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ यदि आय में वृद्धि नहीं हुई है तो जिन उपभोग वस्तुओं या वस्तु उद्योगों में जो निवेश किया गया था या जिन किसी भी उद्योगों में निवेश किया गया था, उनकी मशीनें भी लगातार घिस रही हैं।
डेप्रिसिएट हो रही हैं, तो 2 या 3 या 4 साल में वो भी खत्म हो जाएंगी। तो यदि नया निवेश पैदा ही नहीं होगा तो फिर नई मशीनें कैसे बनेंगी। इसलिए जो भी निवेश में वृद्धि की जाती है उसके बाद आय संचरण की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से चलती है कि अंतिम आय में जो वृद्धि है वो उस निवेश की कुछ गुना होती है। इसे ही गुणक प्रवृत्ति के रूप में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया उसी तरह का एक एग्जाम्पल स्लाइड में आगे आपको समझाया हुआ है कि यदि 100 करोड़ रुपए के निवेश में वृद्धि की जाए, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय 300 करोड़ रुपए बढ़ जाए, तो गुणक जो किसके बराबर होगा? 3 के बराबर, क्योंकि मूल वृद्धि 100 करोड़ थी निवेश में और आय 300 यानी 3 गुना बढ़ी, तो 3 जो है वो गुणक का मूल्य निकलेगा। यदि 100 करोड़ रुपए की निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि 400 करोड़ रुपए हुई तो गुणक का मूल्य 4, और यदि 500 करोड़ रुपए तो गुणक का मूल्य 5 आएगा। तो इस तरीके से गुणक का मूल्य निकालने का एक निश्चित फॉर्मूला होता है, जिसे हम बाद में इसी स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो पुनः आपको रिपीटिशन के लिए, रिवाइज करने के लिए कुछ बातें वही दी हुई है स्लाइड में। बार बार मेमोराइज करने से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज़ बार बार पढ़नी चाहिए। परीक्षा देने समय तक, यानी परीक्षा देने जब हम जाएं उस समय तक हम किसी भी टॉपिक को बहुत बार यदि पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे, तो वो हमें वहाँ तक याद रहेगी। उसके बाद हमें एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी, इसलिए बार बार हमें चीज़ों को मेमोराइज करते रहना चाहिए। अगेन वही है, 1931 में आर एफ काहन ने गुणक का सिद्धांत दिया जिसे रोजगार गुणक के नाम से जानते हैं, और 1936 में केन्स ने अपना गुणक, निवेश गुणक की अवधारणा दी जिसे निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है। और आगे आपके सामने लिखा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो उससे आय में उतनी ही वृद्धि नहीं होती जितना कि विनियोग बढ़ाया जाता है, बल्कि विनियोग से कुछ गुना अधिक या कम वृद्धि होती है। यानी यदि निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय बढ़ती है तो कुछ गुना बढ़ती है, और घटती है तो कुछ गुना भी घटती है। यानी निवेश घटाया जाए तो आय उतनी ही नहीं घटती बल्कि उसकी कुछ और गुना घट जाती है। तो इस प्रकार से यह सब गुणक प्रभाव के कारण पॉसिबल होता है। तो गुणक वह संख्या है जिसमें विनियोग के परिवर्तन का गुणा करने पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन मालूम होता है। फॉर्मूला वाइज नीचे दिया हुआ है। डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं? किसी भी देश की आय में वृद्धि का फॉर्मूला गुणक के साथ जोड़ के किस तरीके से निकलता है, वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई। अब इस फॉर्मूले में यदि हम इस फॉर्मूले में से के निकालना हो, हमको खाली के निकालना हो, तो जो निकालना होता है उसको बराबर के लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। तो हमने निकाला के निकालना हो तो के ऊपर वाले फॉर्मूले में चूंकि डेल्टा आई के साथ गुणनफल में है यानी गुणा के निशान में है, तो जैसे ही हमने के का मूल्य निकालना है वैसे ही डेल्टा आई जो है वो डेल्टा वाई की तरफ जाके भाग में बदल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला जो है गुणक का क्या बन गया? डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो यहाँ जैसे ही आप कोई फॉर्मूला देते हैं उत्तर में, तो आपको फॉर्मूले के सारे जो हमने यूज़ किए हैं संकेतांक उनके बारे में बताना पड़ता है कि y क्या है, डेल्टा क्या है, k क्या है, i क्या है। तो वही आपको सामने दिया हुआ है। y है आय, डेल्टा है परिवर्तन का चिन्ह, यानी यदि y के साथ डेल्टा लग गया तो आय में परिवर्तन को बताता है। i यानी निवेश के साथ डेल्टा लग गया तो निवेश में परिवर्तन को बताता है। k जो है वो गुणक का निशान जो कि केन्स ने यूज किया है, वो गुणक का निशान है k, और i जो है वो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। तो जब जैसे ही y में डेल्टा लग गया तो डेल्टा y i में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है यहाँ k गुणक को, और डेल्टा i विनियोग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा y बटा डेल्टा i इज इक्वल टू k, अर्थात i
व विनियोग में परिवर्तन का अनुपात जो है वो गुणक कहलाता है। प्रोफेसर कोरिहारा ने इसकी डेफिनेशन भी दी है। जब भी हम किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो आप किसी विचारक या अर्थशास्त्री के शब्दों में उसकी डेफिनेशन भी देंगे तो बहुत अच्छा उत्तर बन जाता है, आपके नॉलेज को भी एनहांस करता है। तो प्रोफेसर कुरिहारा ने जो डेफिनेशन दी है उसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। सिंपल परिभाषा है। जो अब तक हमने 3 स्लाइडों में निवेश गुणक के बारे में पढ़ा है उसी को कुरिहारा ने बहुत सिंपल शब्दों में परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर केन्स ने जो है गुणक को के रूप में मान दिया या संकेत दिया। अब जो स्लाइड आपके सामने खुली है वह गुणक को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कौन से वे तथ्य हैं या तत्व हैं जो कि अर्थव्यवस्था में गुणक को प्रभावित करते हैं, जो कि यदि अर्थव्यवस्था में वो अच्छे हों या पॉजिटिव हों तो गुणक का मूल्य बढ़ जाता है, और वही तत्व यदि नेगेटिव हों या कम हों तो गुणक का मूल्य घट जाता है। तो वो आपके सामने दे रखे हैं। नंबर 1, बचत संग्रहण की मात्रा पर गुणक निर्भर करता है। क्या मतलब इसका, कि अगर किसी देश में लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं तो गुणक का मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि बचत जो है वो गुणक के मूल्य को कम करने में भूमिका निभाता है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि बचत यदि कोई व्यक्ति करता है तो दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक अर्थव्यवस्थाएं तो वे होती हैं जैसे विकसित देशों की, कि बचत यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो सीधा का सीधा बैंकों में निवेश या जमाओं के रूप में पहुंचा देता है, या मार्केट में निवेश करता है तो वापस वो मनी मार्केट में पहुंच जाती है। इस तरीके से बचत जो है वो वापस आय और व्यय का हिस्सा बन जाती है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि भारत जैसे विकासशील देश में लोग, या और भी गरीब बहुत से देशों के उदाहरण हैं जहां लोग अपने घर में या अपने हाथों में या जेबों में कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बचत जो है वो आउटफ्लो हो जाती है। किससे? आय और व्यय के सर्कुलेशन से बाहर हो जाती है बचत, जितनी मुद्रा की मात्रा, तो उससे गुणक का मूल्य घट जाता है, क्योंकि वह पैसा कहीं बंद के छुप के पड़ा रहता है, अर्थव्यवस्था में निवेश के काम नहीं आता। यानी बचत निवेश के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाती यदि लोग ज्यादा बचत करके अपने घरों में उस राशि को कैद कर लेते हैं। समझ गए अब आप? नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व कर्जों को चुकाना। यदि लोग अपनी इनकम में से जितना ज़्यादा भाग निवेश करने या व्यय करने की बजाय, यानी कि अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदने की बजाय अपने कर्जों को चुकाने में लगाएंगे, पुराने कर्जों को चुकाने में लगाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में व्यय कम हो जाएगा या कुछ मात्रा कम हो जाएगी व्यय की, जिस वजह से गुणक का मूल्य घटेगा। नेक्स्ट, निर्यात आयात प्रभाव प्रभावित करता है। यानी कि इसको आप ऐसे समझें कि निर्यात और आयात, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं, जिसमें विदेशी क्षेत्र जो है वो जुड़ जाता है। यदि हम कोई वस्तुएं बाहर भेजते हैं हमारे देश से तो वो निर्यात कहलाता है, आप जानते ही हैं जैसा कि। और यदि कोई वस्तुएं हमारे घर में यानी हमारे देश में प्रवेश करती हैं बाहर के देशों से तो उसे हम आयात कहते हैं। तो यदि हम आयात ज़्यादा करते हैं तो आयातों का भुगतान करना पड़ता है, तो वो उतनी अमाउंट जो है वो हमारे देश से बाहर चली जाएगी, तो देश में व्यय का स्तर जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से निवेश का स्तर कम हो जाएगा, इस वजह से गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा, और इसका उल्टा होने पर उल्टा हो जाएगा। यदि हम निर्यात ज़्यादा करते हैं तो बहुत सारे भुगतान हमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं, और उन भुगतानों को यदि हम अपनी उपभोग वस्तुओं में खर्च करते हैं तो देश में व्यय का स्तर बढ़ने से गुणक का मूल्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोग पदार्थ की उपलब्धियां। यानी अर्थव्यवस्था में सप्लाई कितनी है। यदि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा मान लीजिए चीज़ें खरीदेंगे, तो व्यय अर्थव्यवस्था में पुनः उनका पहुंच जाएगा, निवेश का स्तर बढ़ेगा, गुणक का मूल्य ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है गुणक की अवधि।
यदि गुणक की अवधि लॉन्ग टर्म की है तो गुणक के इम्पैक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिसाव के रूप में उस अवधि के दौरान आय व्यय प्रवाह से घट जाती हैं। नेक्स्ट है रोजगार की अवस्था। यदि अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोजगार स्तर पे चल रही है तो निवेश बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अन्य रोजगार बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी और अल्टीमेटली जो है वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अतः रोजगार की अवस्था जो है केन्स के हिसाब से लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ गुंजाइश रहनी चाहिए अर्थव्यवस्था में जिससे कि वो काम करेगा। सरकारी व्ययों व करों का प्रभाव गुणक को प्रभावित करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में सरकार जो है वो अपने करों की मात्रा या दरों में वृद्धि कर देती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, लोग जो हैं वो स्पेंड कम करेंगे, क्योंकि कर अब ज्यादा चुकाएंगे और व्यय कम करेंगे। इस वजह से भी गुणक का आकार प्रभावित होता है, यानी गुणक जो है वो कम प्रभावित हो जाता है। यदि सरकारी व्यय भी सरकार कम करती है तो लोगों के हाथों में पैसा कम पहुंचता है और लोग जो है वो कम खर्च कर पाते हैं, इसलिए भी गुणक का आकार कम हो जाता है। आज की स्थिति से भी आप इसे समझ सकते हैं कि मंदी जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में आई हुई है कोरोना काल की वजह से। इंडस्ट्रीज बंद हैं, लोगों के सर्विस सेक्टर के समस्त आय के साधन बंद हैं, है ना। लोग घरों में ही 4 महीने तक बैठे रहे, ज़्यादा डिमांड्स बाहर बाजार से चीज़ों की नहीं हो पाई, इस वजह से जो है लोगों के धंधे चौपट हो गए। अ, ऐसे में यदि सरकार जो है वो व्यय करे, लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाए, तो मंदी से लड़ा जा सकता है, रोजगार का सृजन होगा और इस तरीके से गुणक का मूल्य बढ़ेगा। गुणक का महत्व। यदि आपके छोटा क्वेश्चन आता है कि गुणक किसे कहते हैं और गुणक का क्या महत्व है, तो गुणक किसे कहते हैं ये तो हम जान चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी देख चुके हैं। महत्व में आपको क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं? गुणक की धारणा जो है वो उत्पादन, आय सिद्धांत और रोजगार सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गुणक का विनियोग कार्य में महत्व है। ठीक है, अगर हम देश के इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो गुणक को समझना पड़ेगा, गुणक का वहाँ महत्व है। गुणक व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक है, ट्रेड साइकिल्स, मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति जिसको हम मंदी कहते हैं, इन सब विश्लेषण में गुणक का महत्व है। गुणक सहायक सिद्ध होता है। गुणक बचत विनियोग में समानता स्थापित करने में सहायक होता है कि ये बचत कम है या विनियोग ज़्यादा है, या विनियोग कम है बचत ज़्यादा है, तो कितना गुणक का मूल्य करें कि ये दोनों समान स्थिति में आ पाए, उसको स्थापित करने में गुणक सहायक है। गुणक आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत सहायक है, सरकार को बहुत मदद करता है कि वो किस तरह की आर्थिक नीतियां बनाएं। गुणक जो है सरकारी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, क्योंकि गुणक का मूल मंत्र ही यही है कि मंदी के समय गुणक का मूल्य बढ़ाया जाए, और वो कौन करेगा? सरकार करेगी। कैसे करेगी? कि मंदी के समय में जब प्राइवेट इन्वेस्टर घर बैठ जाता है, क्योंकि उसको बाजार में मंदी दिखाई दे रही है, उसको पता है कि मैं कुछ भी निवेश करूंगा तो मेरा जो सामान है वो बिकेगा नहीं, या मेरा निवेश जो है वो नकारात्मक बन के लौटेगा, तो वो उस समय निवेश के लिए हाथ बांध लेता है, घर बैठ जाता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर निवेश की मात्रा में वृद्धि करे। तो इस तरीके से निवेश को आपके दो रूप समझ आ रहे होंगे, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं बार बार। एक निवेश वो जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है जिसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा निवेश वो जो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है जिसे हम पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो निवेश सिद्धांत में जो, या निवेश का जो महत्व है वो सरकारी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। अब है यदि क्वेश्चन आ जाए आपके उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एक पीडीएफ भी शेयर कर चुकी हूँ मैं आपको, जिसे हम स्मॉल बी, स्मॉल लेटर इंग्लिश का जो है ABCD वाला बी, उससे डिनोट करते हैं। और निवेश गुणक के साथ उसका क्या संबंध है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का बहुत महत्व है निवेश सिद्धांत में, और वो निम्न फॉर्मूले के द्वारा हमें समझ आ जाएगा। K इज इक्वल टू 1 अपॉन, अपॉन यानी भाग का निशान, अपॉन 1 माइनस MPC, और
यानी या हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 - b, क्योंकि MPC को b से डिनोट करते हैं, संकेत देते हैं, इसलिए MPC और b एक ही बात है। तो फॉर्मूले को चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे, दोनों ही स्थितियों में दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी बी अधिक है तो लोग आय का बड़ा हिस्सा व्यय पे, उपभोग पे खर्च करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, यदि लोगों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची है, यानी कि वो अपनी आय का ज्यादा भाग उपभोग पर खर्च करते हैं, तो उससे क्या होगा, लोग जो है बी बढ़ जाएगी, और बी का मूल्य जितना ज्यादा होगा उतना ही गुणक का मूल्य भी ज्यादा होगा। तो गुणक जो है वो आय में परिवर्तन से निवेश आय में परिवर्तन का अनुपात होता है। गुणक आय और रोजगार सिद्धांत में निवेश के महत्व को स्पष्ट करता है। ये बातें हम प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं, ये उसका लगभग रिवीजन है। अब यदि हम रेखा चित्र के द्वारा गुणक को समझाएं, तो जो स्लाइड आपके सामने खुली है उसमें राइट साइड एक रेखा चित्र बना हुआ है। आपने स्कूल में जबर शास्त्र पढ़ा होगा तो इस रेखा चित्र को जरूर देखा होगा, जिसमें हम एक 45 डिग्री लाइन यानी समकोण में से बीच में से 45 डिग्री की रेखा जाती हुई खींच लेते हैं, जो कि हमारा पूर्ति वक्र या पूर्ति रेखा कहलाती है, जिसको y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। y इज इक्वल टू है, अगर कुछ मिस्टेक टाइपिंग एरर है तो मैं बताती हूँ, वैसे आप अपने हाथ से बना लीजिएगा। जो 45 डिग्री लाइन है वो कुल पूर्ति रेखा कहलाती है, और इसे y इज इक्वल टू सी प्लस एस के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी आय का पूर्ति पक्ष क्या होता है, यदि अर्थव्यवस्था में माना दो ही क्षेत्र विद्यमान हैं तो पूर्ति पक्ष की दृष्टि से y जो है वो उपभोग व्यय प्लस बचत के बराबर होती है, C प्लस एस। जबकि मांग की दृष्टि से y किसके बराबर होती है, वो होती है C प्लस आई। तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर की तरफ ढाल लिए पॉजिटिव 3 लाइनें खींची हुई हैं, उनमें सबसे नीचे वाला जो रेखा है वो है CC रेखा, जो कि उपभोग फलन होता है आपका। और उपभोग फलन क्या होता है, उपभोग फलन यानी C, कैपिटल C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। ये हम आगे या तो मैंने पहले कराया होगा आपको या आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता देती हूँ परिचय की दृष्टि से। उपभोग फलन होता है कैपिटल C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी कि ए जो है, कैपिटल C तो है उपभोग, और किसका फलन होता है उपभोग, ए प्लस बी वाई का। ए क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि उपभोग का वह भाग जो आय से स्वतंत्र है। ए अकेला है फॉर्मूले में, इसके साथ कोई भी नहीं है, जबकि बी के साथ वाई लगा हुआ है, यानी बी जो है वो एमपीसी है और वाई का कुछ भाग है जो कि गुना में एक दूसरे के साथ फॉर्मूले में रहते हैं। तो अगेन मैं बाद में इसको विस्तार से फिर से बता दूंगी आपको। ये सीसी जो रेखा है वो भोग फलन है, नेक्स्ट सी प्लस आई है वो मांग फलन है, और नेक्स्ट जो है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये निवेश में वृद्धि के बाद की रेखा है। तो नीचे जैसा कि y अक्ष पे हमने राष्ट्रीय आय ली है, और सॉरी x अक्ष पे राष्ट्रीय आय ली है, और y अक्ष पे हमने उपभोग और निवेश लिया है। तो जहां कुल पूर्ति वक्र कुल मांग वक्र को E1 बिंदु पे काट रहा है, वहां आय का OY1 स्तर निर्धारित हो रहा है। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि की जाती है तो रेखा बदल कर जो है कुल मांग वाली वो हो जाती है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई यानी परिवर्तित निवेश की मात्रा, माना 100 करोड़ है 200 करोड़ है तो वो डेल्टा आई हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि नीचे जो आय जो है वो y1 से y2 जो बढ़ गई है, यानी डेल्टा y जो है वो जितना हमने निवेश में वृद्धि की है उस दूरी से कहीं ज्यादा अधिक दूरी दिखा रहा है, यानी निवेश में वृद्धि की तुलना में आय में वृद्धि कई गुना ज्यादा हुई है। यही इस रेखा चित्रों में समझाने का प्रयास किया गया है कि निवेश गुणक यह बताता है कि प्रारंभिक निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अंतिम आय में वृद्धि उसकी कुछ गुना या कई गुना होती है। एग्जैक्ट वही राशि नहीं
प्रतिभूति जो कि निवेश में वृद्धि की जाती है। तो इस तरीके से आज हम इस क्लास को ख़त्म कर रहे हैं और निवेश गुणक के बारे में मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं, किसने दिया, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, है ना, एग्जाम्पल द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज तक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप इसे पढ़ें और अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।